अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर लंबी ठंडी और डरावनी गलियारे में बैठी एक लड़की खुद को चादर में लपेटे हुए थी, जैसे उस चादर के अंदर ही अपनी सारी तकलीफ और डर छुपाना चाहती हो। उसकी आंखें लगातार नम थी और दिल में घबराहट इतनी ज्यादा थी कि हर आती जाती आहट पर उसका ध्यान चला जाता। कभी वो सामने से गुजरते लोगों को खाली और उम्मीद भरी नजरों से देखती, जैसे कोई चमत्कार हो जाए और कोई आकर कह दे कि सब ठीक है, और अगले ही पल वह अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगती। उसकी हर सांस के साथ बस एक ही प्रार्थना जुड़ी हुई थी कि भगवान उसके पापा को ठीक कर दे। उसके जीवन में उसके पापा ही उसकी पूरी दुनिया थे और उन्हें इस हालत में देखना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने धीरे धीरे सिर उठाया तो देखा कि उसके अंकल विक्रम उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखते ही लड़की खुद को संभाल नहीं पाई और तुरंत उठकर उनके गले लग गई। जैसे उसे एक सहारा मिल गया हो, वह फूट फूट कर रोने लगी और टूटती हुई आवाज में कहने लगी कि वह अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। उसके शब्द अधूरे थे, लेकिन दर्द पूरा साफ झलक रहा था। ये देखकर विक्रम की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोकते हुए उसे प्यार से अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे उसे शांत करने लगे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि कुछ भी गलत नहीं होगा, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में अपनापन और भरोसा था, जो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उस लड़की के दिल को सहारा दे रहा था। तभी अचानक इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आई। उसकी चाल तेज और आवाज प्रोफेशनल थी। उसने पूछा कि क्या वे लोग राघव जी के साथ हैं। विक्रम ने बिना एक पल गवाए तुरंत हाँ कहा। नर्स ने उन्हें बताया कि राघव जी उन्हें तुरंत अंदर बुला रहे हैं और इशारे से अपने पीछे आने को कहा। ये सुनते ही दोनों के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। घबराहट और डर के साथ वे जल्दी जल्दी उसके पीछे चलते हुए अंदर पहुंचे। कमरे के अंदर का माहौल और भी भारी था। मशीनों की आवाज, दवाइयों की गंध, चारों तरफ फैली गंभीरता, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। जैसे ही उनकी नजर राघव जी पर पड़ी तो उनका दिल बैठ गया। उनकी हालत बहुत खराब थी, सांसें तेजी से चल रही थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर आराध्या खुद को रोक नहीं पाई और भागकर उनके पास पहुंची। वह उनके कंधे से लग गई और रोते हुए कहने लगी कि वह उन्हें कुछ नहीं होने देगी, वह जल्दी ठीक हो जाएं। उसकी आवाज में डर, प्यार और बेबसी सब कुछ एक साथ था। लेकिन राघव जी की आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी को देखते हुए टूटे हुए शब्दों में माफी मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वे उसे अपनों की बुरी नजर से बचा नहीं पाए। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान का दिल भारी हो गया। विक्रम ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की और कहा कि खुद को दोष मत दो और भगवान का शुक्र करो कि बेटी सुरक्षित है। लेकिन राघव जी के मन में डर और चिंता इतनी गहरी थी कि वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में विक्रम से एक वादा मांगा। उन्होंने कहा कि वे उनकी बेटी को अपनी सुरक्षा में ले लें, उसके सर पर अपना हाथ रख दें, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके दुश्मन उनके जाने के बाद उसकी जिंदगी को नरक बना देंगे। उन्होंने दर्द भरे शब्दों में कहा कि जब उनके रहते हुए उनकी बेटी के साथ इतना बुरा हो सकता है तो उनके जाने के बाद क्या होगा। उनकी सांसें उखड़ रही थी, माथे पर पसीना था और आवाज बार बार टूट रही थी। ये सब देखकर उनकी बेटी का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह पूरी तरह टूट चुकी थी। नहीं पापा, प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। यार राघव, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बच्ची पहले से ही इतनी परेशान है और तुम उसे और डराए जा रहे हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, भगवान पर भरोसा रखो और हिम्मत मत हारो। विक्रम जी ने थोड़ी सख्ती लेकिन अपनेपन से उन्हें समझाते हुए कहा। लेकिन राघव अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उनकी आंखों में डर के साथ एक उम्मीद भी साफ दिख रही थी, जैसे वो हर हाल में अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हों। उन्होंने फिर कांपती आवाज में कहा कि विक्रम, तुम बस वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे, उसकी जिंदगी को संभाल लोगे। ये सुनकर विक्रम जी एक पल के लिए चुप रह गए। उनकी नजरें राघव की आंखों में झांक रही थी, जहां सिर्फ एक बाप की बेबसी और अपनी बेटी के लिए डर था।
आखिरकार उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं आराध्या को अभी और इसी वक्त तुम्हारे सामने अपनी बेटी बनाऊंगा। बस तुम हिम्मत रखो और ठीक हो जाओ। इतना कहकर वह भारी दिल के साथ बाहर चले गए। उनके इस वादे ने राघव को जैसे अंदर से सुकून दे दिया और वो थोड़े शांत होकर लेट गए। उधर आराध्या अपने पापा को देख रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। उसके दिल में सवाल था कि पापा ने ऐसा कैसे कर दिया, उसे बिना पूछे किसी और की जिम्मेदारी कैसे बना दिया। लेकिन वह अपने पापा के शांत चेहरे को देखकर चुप रह गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और लगभग आधे घंटे बाद विक्रम जी दोबारा इमरजेंसी रूम में आए। इस बार उनके साथ एक स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान था, जिसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। उसके कदमों में हिचक थी और आंखों में सवाल। उनके पीछे एक वकील और कुछ गवाह भी मौजूद थे, जिससे माहौल और भी गंभीर हो गया। विक्रम जी ने आगे बढ़कर कहा कि राघव, ये मेरा बेटा अर्नव है। तुम तो इसे जानते ही हो, मेरा इकलौता बेटा। राघव ने हल्की सी नजर उठाकर उसे देखा और दर्द भरी आवाज में कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। विक्रम जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैंने अर्नव से बात कर ली और आराध्या से शादी को लेकर इसे कोई ऐतराज नहीं है। ये सुनकर वहां खामोशी छा गई। दरअसल विक्रम जी ने अर्नव को सिर्फ इमरजेंसी का बहाना बनाकर अस्पताल बुलाया था, लेकिन जब उसे यहाँ आकर सच्चाई पता चली तो वह पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अपने पिता के सामने वो कभी ना नहीं कर पाया। उनके दबाव और हालात की गंभीरता को देखते हुए उसे मजबूरी में शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। उसने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर भी अपने पिता की बात मान ली, क्योंकि वो हमेशा से उनका आज्ञाकारी बेटा रहा था। ये सब देखकर राघव जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर अर्नव से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। तुमने इस मुश्किल समय में मेरी बेटी को अपनाने का जो फैसला किया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस पर अर्नव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो उनकी एक छोटी सी इच्छा थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छुपी मजबूरी और हल्का सा गुस्सा विक्रम जी अच्छी तरह समझ रहे थे। भले ही उसने हाँ कह दी थी, लेकिन दिल से वह इस फैसले के लिए तैयार नहीं था और ये बात उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। कुछ ही देर में हालात ऐसे बने कि बिना किसी तैयारी और खुशी के माहौल के दोनों की शादी वहीं अस्पताल में ही जल्दी जल्दी करवा दी गई। सब कुछ इतना अचानक और भारी था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आराध्या अब भी चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर चादर का घूंघट पड़ा हुआ था, जो सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को भी छुपा रहा था। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत थी, जैसे उसने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया हो। वहीं दूसरी तरफ अर्नव ने उसे एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट और मजबूरी दिखाई दे रही थी। उसने बिना कुछ कहे बस वकील द्वारा लाए गए कागजों पर साइन कर दिए, जैसे वह इस शादी को एक जिम्मेदारी या बोझ की तरह निभा रहा हो। उसके साइन करना ही उसकी मजबूरी भरी सहमति थी, जो उसके दिल के खिलाफ थी। ये उसका अपने पिता के सामने एक खामोश विरोध भी था। शादी पूरी होने के बाद विक्रम जी ने राघव जी का हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि अब बस तुम ठीक हो जाओ, फिर हम इस शादी को अच्छे से मनाएंगे, धूमधाम से बच्चों की विदाई करेंगे, एक बड़ा सा फंक्शन रखेंगे, किसी अच्छे होटल में सबको बुलाएंगे और खुशी खुशी सबको बताएंगे कि हमने अपने बच्चों की शादी कर दी है। उनकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर विक्रम जी घबरा गए। उन्होंने राघव जी को हिलाते हुए बार बार पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट में उन्होंने तुरंत अर्नव को आवाज लगाई और कहा कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाओ, कुछ गड़बड़ लग रही है। अर्नव भी ये देखकर घबरा गया और तुरंत बाहर भागा। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर को लेकर वापस आया। डॉक्टर ने राघव जी को ध्यान से चेक किया और फिर तीनों को बाहर जाने के लिए कहा। बाहर इंतजार करते हुए हर पल भारी लग रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे की गंभीरता देखकर ही सब समझ आने लगा।
विक्रम जी ने घबराकर पूछा कि उनका दोस्त ठीक तो है ना। डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखा और धीमे शब्दों में कहा कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, हम उन्हें बचा नहीं सके। ये सुनते ही जैसे सब कुछ थम गया। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर से तड़प उठी और रोते हुए बोली कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। वो पहले ही इस जबरदस्ती हुई शादी के सदमे में थी और अब अपने पापा को खोने का दर्द उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ चुका था। उसकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विक्रम जी खुद भी अपने दोस्त को खोने के गम में टूट चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और आराध्या को गले लगाकर उसे सहारा देने लगे। उन्होंने उसे समझाया कि भगवान की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए अर्णव से कहा कि वह आराध्या को अपने साथ घर ले जाए और वे राघव जी की बोड़ी लेकर आते हैं। ये सुनकर अर्णव ने एक नजर आराध्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा अब भी आधा घूंघट में छुपा हुआ था और जो लगातार रो रही थी। उसकी सिसकियां उसे परेशान कर रही थी। वह उसके पास आया और ठंडे स्वर में बोला कि चलो, लेकिन आराध्या ने रोते हुए मना कर दिया और कहा कि वह अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर अर्णव झुंझला गया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी विक्रम जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और समझाया कि वह अर्णव के साथ चली जाए, वे उसके पापा को लेकर आ रहे हैं। उनकी बात मानकर आराध्या ने धीरे से सिर हिला दिया। विक्रम जी ने फिर सख्ती से अर्णव को कहा कि वह उसे साथ ले जाए और उसका ध्यान रखे। अर्णव ने बिना किसी उत्साह के बस इतना कहा कि हाँ समझ गया और जल्दी से भेजिए इसे। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट नजर आ रही थी। ये देखकर विक्रम जी को गुस्सा आया और उन्होंने उसे घूरकर टोका, जिसके बाद वह बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। माहौल में दुख, मजबूरी और अनकही बातों का बोझ साफ महसूस हो रहा था। जाओ बेटा, विक्रम जी ने आराध्या को अपने सीने से लगाकर बेहद प्यार और दर्द भरे अंदाज में कहा, जैसे वो उसे हिम्मत दे रहे हो। आराध्या ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और भारी कदमों से अर्णव के पीछे पीछे चल दी। बाहर निकलते ही उसने देखा कि अर्णव पहले से ही गाड़ी में बैठ चुका था। वह चुपचाप पीछे का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में अर्णव की आवाज गूंजी कि मैडम आगे आकर बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठ रही हो। उसके इन सख्त शब्दों ने पहले से टूटी हुई आराध्या को और भी अंदर तक घायल कर दिया। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे की सीट पर आकर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, अर्णव ने बिना एक पल गवाए गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ा दी। गाड़ी में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन आराध्या की धीमी सिसकियां उस खामोशी को बार बार तोड़ रही थी। आखिरकार अर्णव झुंझलाकर बोल पड़ा, बस करो यार, कब से रोए जा रही हो। अगर चुप नहीं हुई तो यहीं उतार दूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस अंधेरी रात में तुम्हारे साथ क्या होता है। उसके इन कठोर शब्दों ने माहौल को और डरावना बना दिया। आराध्या अब हिचकियों के साथ रो रही थी और उसकी हर सिसकी जैसे अर्णव के गुस्से को और बढ़ा रही थी। वो पहले ही इस जबरदस्ती के रिश्ते से परेशान था, ऊपर से उसका लगातार रोना और लंबा घूंघट उसे और चिढ़ा रहा था। वह मन ही मन उस पल को कोस रहा था जब वह अपने पिता के एक फोन पर अस्पताल आ गया था। कुछ ही दिनों में उसकी पुलिस ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और अब ये अचानक आई जिम्मेदारी उसे बोझ लग रही थी। लेकिन आराध्या के रोने में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसकी हिचकियां और भी तेज हो गई। ये देखकर अर्णव ने अचानक गाड़ी एक झटके से रोक दी और गुस्से में उसकी तरफ झुककर उसका घूंघट हटा दिया। ये देखकर आराध्या डरकर पीछे गई और घबराकर जल्दी जल्दी बोलने लगी कि नहीं नहीं, अब नहीं रोऊंगी, पक्का नहीं रोऊंगी। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह बुरी तरह सहम गई है। लेकिन उसी पल अर्णव एकदम रुक गया। उसकी नजरें आराध्या के चेहरे पर ठहर गई। रोने की वजह से उसका गोरा चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे और भीगी पलकें उसकी मासूमियत को और बढ़ा रही थी। कुछ पलों के लिए वह उसकी खूबसूरती और मासूमियत में खो सा गया, जैसे उसका गुस्सा अचानक कहीं गायब हो गया हो। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और सख्त आवाज में कहा कि अब तुम्हारी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना यहीं छोड़कर चला जाऊंगा।
ये सुनकर आराध्या ने तुरंत सिर हिला दिया और धीरे से बोली कि ठीक है। उसकी इस मासूम हरकत पर अर्नव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाया। लेकिन अगले ही पल उसने अपना ध्यान वापस सड़क पर लगा लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। समय बीतता गया और राघव जी के अंतिम संस्कार के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा उदास हो गया। विक्रम जी लॉन में अकेले बैठे अपने दोस्त को याद कर रहे थे और उनकी आंखों में गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। उधर आराध्या की तबीयत खराब होने की वजह से उसे आराम के लिए अर्नव के कमरे में भेज दिया गया था। तभी घर का चौकीदार आया और बोला कि साहब, आपसे कोई मिलने आया है। विक्रम जी ने हल्के से सिर हिलाकर उसे अंदर भेजने को कह दिया। कुछ ही पलों बाद एक अजनबी की आवाज गूंजी कि हेलो मिस्टर विक्रम, कैसे हैं आप। ये आवाज सुनते ही विक्रम जी झटके से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर जो उदासी थी वो अब गुस्से और सख्ती में बदल चुकी थी। उन्होंने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए गुस्से में कहा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुरंत यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर अर्नव भी वहां आ गया और हालात को समझने की कोशिश करने लगा। सामने खड़े व्यक्ति ने हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का, मैं तो बस अपनी भतीजी को लेने आया हूँ। महेश जी ने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा, किस भतीजी की बात कर रहे हो तुम? वही ना जिसे तुम लोगों ने बदनाम किया, जिसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और उसके बाप को इतनी बड़ी तकलीफ देकर मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। यही है तुम्हारी रिश्तेदारी निभाने का तरीका? विक्रम जी गुस्से से फट पड़े। अपने दोस्त की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था और अब सामने खड़े इंसान पर उनका सारा गुस्सा निकल रहा था। महेश ने थोड़ा संभलते हुए कहा कि देखो विक्रम, मैं मानता हूं कि मेरे साले और मेरी पत्नी से गलती हुई है, लेकिन जो हो चुका है उसे अब ना मैं बदल सकता हूं ना तुम। इसलिए मैं आराध्या को अपने साथ ले जाना चाहता हूं और अपने साले से उसकी शादी कराकर उसकी इज्जत वापस दिलाना चाहता हूं। ये सुनते ही विक्रम जी का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने ठंडे लेकिन साफ शब्दों में कहा, ना तो आराध्या यहाँ से कहीं जाएगी और ना ही उसकी शादी अब तुम्हारे साले से होगी। महेश ने बोहें चढ़ाते हुए कहा कि तुम उसे ऐसे जबरदस्ती अपने घर में नहीं रख सकते, और क्यों नहीं हो सकती उसकी शादी। तभी वहां खड़ा अर्नव आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे और उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गजब की शक्ति थी। उसने कहा कि इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो मेरी बीवी है, इस घर की इकलौती बहू। ये सुनते ही महेश हैरान रह गया और गुस्से में बोला, ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। अर्नव ने बिना घबराए तंज भरे लहजे में जवाब दिया कि क्यों नहीं हो सकता। अंकल ने खुद वकील और गवाहों के सामने हमारी शादी करवाई है और मेरे पास इसके सबूत भी हैं, चाहे तो दिखा दूं। ये सुनकर महेश और उसका साला दोनों भड़क गए। महेश उंगली दिखाते हुए बोला कि मैं तुम दोनों बाप बेटों को देख लूंगा। तभी उसका साला भी गुस्से में बोला कि जीजू, आप बस इजाजत दो, मैं अभी आराध्या को यहाँ से ले जाता हूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इस पर अर्नव ने उसे घूरते हुए सख्ती से कहा कि झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है और तुमसे झूठ बोलने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं। और ध्यान से सुन लो आखिरी बात, अब वो आराध्या शर्मा नहीं बल्कि एसपी अर्नव राठौर की पत्नी आराध्या अर्नव राठौर है। मेरी बीवी को हाथ लगाना तो दूर, उसकी तरफ नजर उठाकर देखने की भी कोशिश मत करना, समझे। आइंदा इस घर में कदम रखने या उसके करीब आने के बारे में सोचना भी मत। उसे यहाँ से ले जाना तो बहुत दूर की बात है। अब निकलो यहाँ से अपने साले को लेकर, वरना धक्के देकर निकलवाऊंगा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और रोब था कि माहौल पूरी तरह सन हो गया। महेश कुछ कहने ही वाला था कि अर्नव ने जोर से दहाड़ते हुए उसे बीच में ही रोक दिया और गुस्से में कहा, गेट आउट। उनकी हालत देखकर वो दोनों गुस्से में उंगली दिखाते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विक्रम जी का चेहरा गर्व से भर गया। उन्होंने प्यार से अर्नव को गले लगाते हुए कहा कि मेरे शेर बेटे, आज तुमने अपने पापा का सिर ऊंचा कर दिया। अर्नव ने गंभीरता से जवाब दिया कि पापा, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है और आपका सिर कभी नहीं झुकेगा। यह सुनकर विक्रम जी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है।
इसके बाद अर्णव हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते आराध्या के पापा को गए पूरे 8 दिन हो गए। इन दिनों में आराध्या ने खुद को थोड़ा संभाल लिया था, लेकिन वह अब भी अंदर से बहुत ही कमजोर थी। उसने खुद को कमरे में ही सीमित कर लिया था और अर्णव से उसका आमना सामना तक नहीं हुआ था। वो बाहर ही नहीं निकलती थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जी अब चाहते थे कि दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो और दोनों एक साथ रहकर इस रिश्ते को समझें। इसी सोच के साथ एक रात खाने के दौरान विक्रम जी ने अर्णव से कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं देख रहा हूं कि तुम स्टडी रूम में सो रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने कमरे में वापस जाना शुरू करो और अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करो। जी पापा, जैसा आपको सही लगे, अर्णव ने बिना किसी हिचक से शांत आवाज में कहा। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव धीरे धीरे जगह बना रहा था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसने उसके सोचने का नजरिया बदल दिया था। अब उसका मन खुद ब खुद आराध्या की तरफ खींचने लगा था। वो चाहे जितना खुद को समझाता, उसके ख्यालों में बार बार आराध्या का चेहरा सामने आ ही जाता। उसकी नम आंखें, उसकी चुप्पी, उसका डर और उसकी मासूमियत जैसे उसके दिल पर असर डाल रहे थे। वो इस एहसास को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहा था। फिर खाने के बाद जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का नजारा देखकर एक पल के लिए रुक गया। आराध्या बेड से टेक लगाए चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। उसे देखते ही वह घबरा गई और जल्दी से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था और आवाज कांप रही थी। जब उसने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते, ये सुनकर अर्णव हैरान रह गया। उसने उसे सिर से पैर तक ऐसे देखा जैसे वो कोई अनोखी चीज देख रहा हो। फिर थोड़ी सख्ती के साथ बोला कि क्या मतलब, मैं यहीं आऊंगा और कहाँ जाऊंगा, और तुम मुझे मेरे ही कमरे में आने से नहीं रोक सकती। लेकिन आराध्या भी इस बार हिम्मत जुटाकर आगे आई और उसका रास्ता रोकते हुए बोली, नहीं, आप इस कमरे में नहीं आ सकते। बस उसके इस बदले हुए रूप को देखकर अर्णव एक पल को चौंक गया। जो लड़की अब तक सहमी हुई थी वो अचानक उसके सामने खड़ी होकर उसे रोक रही थी। उसके इस अंदाज पर वह हल्का सा मुस्कुरा दिया और दिलचस्पी से पूछा कि आखिर मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। तब आराध्या ने जल्दी जल्दी कहा कि ये कमरा अंकल ने उसे दिया है, इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकते। ये सुनकर अर्णव ने उसकी बात को तुरंत काटते हुए कहा कि अगर तुम्हें याद हो तो उन्हीं अंकल ने हमारी शादी करवाई है और अब तुम हमेशा के लिए मेरे नाम हो। और जहाँ तक मुझे पता है पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर आराध्या के चेहरे पर घबराहट और बढ़ गई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर रौब जमाएं। ये सुनकर अर्णव ने हैरानी से अपनी तरफ इशारा किया और कहा, मैं रौब दिखा रहा हूँ। फिर उसने उसके सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को गौर से देखा जो बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ये समझते ही आराध्या ने नजरें झुका ली और कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर अर्णव ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि देखो, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता। इतना कहकर वह अलमारी की तरफ बढ़ गया। आराध्या ने उसे जाते हुए गुस्से से देखा और मुंह फुलाकर सोफे पर जाकर बैठ गई। उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। अर्णव ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ जाते हुए एक नज़र उसकी तरफ डाली। उसका वह फूला हुआ चेहरा देखकर उसे हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद जब वह नहाकर वापस आया तो उसने देखा कि आराध्या अब भी वहीं बैठी है। वह बिना कुछ बोले अपने गीले बालों में कंघी करता हुआ बेड पर जाकर लेट गया और चुपचाप इंतजार करने लगा कि शायद वो भी आकर सो जाए और लाइट बंद कर दे। लेकिन काफी देर तक जब वह अपनी जगह से नहीं उठी तो अर्णव अचानक उठकर उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपने ओर आते देखकर आराध्या सहम गई और डर से उसे देखने लगी। अर्णव उसके सामने आकर रुका और हल्की सख्ती के साथ बोला कि उठो और बेड पर चलो, ये सब ड्रामा फिल्मों और कहानियों में ही अच्छा लगता है।
असल जिंदगी में नहीं। उसकी आवाज में सख्ती के साथ थकान भी झलक रही थी। लेकिन आराध्या ने घबराते हुए धीमे स्वर में कहा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अर्नव कुछ देर तक उसे गहरी नजरों से देखता रहा, जैसे वह उसके हर डर और हर भाव को पढ़ लेना चाहता हो। फिर अचानक बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी इस हरकत से आराध्या एकदम से घबरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगी। उसने घबराकर कहा कि मुझे छोड़िए, लेकिन अर्नव बिना कुछ बोले उसे बेड की तरफ ले गया और धीरे से बिठा दिया। फिर उसके करीब झुककर गंभीर आवाज में बोला कि तुम्हारी जगह यही है और अगर तुम यहाँ से उठी तो खुद को मुझसे बचा नहीं पाओगी। तुम्हें लगता है कि सोफे पर जाकर तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कमरा एक ही है और अंदर से बंद है। मैं जब चाहूं तुम्हारे पास आ सकता हूं, इसलिए ये गलतफहमी मत पालो कि दूरी बनाकर तुम खुद को बचा लोगी। उसकी आवाज में सख्ती के साथ एक अजीब सा अधिकार भी था। ये सुनकर आराध्या और ज्यादा डर गई और कांपती आवाज में बोली कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पर अर्नव ने हल्का सा झुककर कहा, क्यों नहीं कर सकता? तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम्हारे जीवन पर मेरा भी हक है। उसके इतना करीब आने से उसकी सांसें आराध्या के चेहरे को छू रही थी। उसकी ताजगी भरी खुशबू से आराध्या का दिल और तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर बोली कि प्लीज थोड़ा दूर हटकर बात कीजिए। तब अर्नव पीछे हट गया और बोला कि ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ से हिली तो ठीक नहीं होगा। और साथ ही उसने कहा कि इस रिश्ते की सच्चाई को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लो, क्योंकि वह ज्यादा समय नहीं देगा। इतना कहकर वह अपनी जगह जाकर लेट गया। लेकिन उसकी बातें सुनकर आराध्या के मन में डर और उलझन दोनों बढ़ गए थे। तभी अर्नव ने हल्के तंज के साथ कहा कि लाइट बंद कर दो और चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, कोई गलत इंसान नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। उसकी इस बात से आराध्या को थोड़ा संकोच भी हुआ और उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी। फिर डर और सोच के बीच वह भी अपनी जगह लेट गई और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब अर्नव उठा तो उसने देखा कि आराध्या कमरे में नहीं है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। समय देखकर वह जल्दी से तैयार होने चला गया और जब नीचे आया तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। आराध्या आराम से विक्रम जी के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी और उनसे बातें भी कर रही थी। उसे देखकर विक्रम जी ने मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। अर्नव भी उनके पास बैठ गया और जवाब दिया। फिर विक्रम ने चिंता से पूछा कि आज देर से उठे, सब ठीक है ना? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बस थोड़ी थकान थी, इसलिए देर हो गई। वो ये नहीं बता सकता था कि रात की बेचैनी ने उसे ठीक से सोने नहीं दिया। तभी आराध्या ने उसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा कि आपका नाश्ता। उसकी आवाज सुनकर अर्नव एक पल को उसे देखने लगा, फिर शांत होकर बोला कि हाँ, रख दो। उसके मन में अब कुछ बदल रहा था। वो खुद महसूस कर रहा था कि जिस लड़की से वह दूरी बनाए रखना चाहता था, वही अब धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रही है। ये बदलाव उसे खुद भी हैरान कर रहा था। तभी विक्रम जी ने गंभीर होकर उससे पूछा कि जब उसकी ट्रेनिंग अभी शुरू भी नहीं हुई तो उसने उस दिन खुद को एसपी क्यों बताया। इस पर अर्नव ने सहजता से कहा कि बनने वाला तो वही है, लेकिन विक्रम जी ने समझाया कि अभी वह बना नहीं है और अगर ये बात सामने आ गई तो महेश जैसे लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी और वह आने वाले खतरे को पहले ही समझ रहे थे। पापा, वह कुछ नहीं कर सकता। उस जैसा डरपोक इंसान सिर्फ बातें ही बना सकता है। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक होगा। अर्नव ने बिल्कुल लापरवाही भरे अंदाज में कहा, जैसे उसे किसी भी खतरे की जरा भी परवाह ना हो। लेकिन उधर आराध्या की हालत बिल्कुल अलग थी। वह सहमी हुई नजरों से कभी अर्नव को देखती तो कभी विक्रम जी को। महेश और सुनील का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके मन में उन लोगों का डर अब भी गहराई से बैठा हुआ था। वो उन रिश्तों के नाम से ही कांप जाती थी। तभी अर्नव ने नाश्ता खत्म करते हुए सहज लहजे में कहा कि तुम अपनी तैयारी कर लो और मेरी भी पैकिंग कर देना। हम 1 घंटे में निकल रहे हैं, मुझे अभी थोड़ा काम है। इतना कहकर वह उठ गया। ये सुनते ही आराध्या घबरा गई और जल्दी से बोली, हम कहाँ जा रहे हैं?
मैं उस घर वापस नहीं जाना चाहती। उसकी आवाज में साफ डर झलक रहा था। तब विक्रम जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि रिलैक्स बेटा, अर्नव तुम्हें महेश के घर नहीं बल्कि अपने साथ मुंबई ले जा रहा है, जहां उसकी ट्रेनिंग है। लेकिन ये सुनकर भी आराध्या शांत नहीं हुई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा कि वह इनके साथ भी नहीं जाना चाहती, वह यहीं उनके पास रहना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर अर्नव ने आंखें संगोड़कर उसे देखा। उसे उसकी ये मासूमियत थोड़ी बनावटी लगी, क्योंकि वही लड़की जो रात को उसे कमरे में आने से रोक रही थी, अब यहाँ इतनी सीधी बन रही थी। विक्रम जी ने हल्के से पूछा कि क्यों क्यों बेटा, तुम्हें अर्नव के साथ क्यों नहीं जाना? क्या उसने कुछ कहा है? ये सुनते ही आराध्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि ये मुझे डांटते हैं अंकल। ये सुनकर विक्रम जी ने तुरंत अर्नव की तरफ देखा और पूछा कि ये क्या सुन रहा हूँ। अर्नव ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस इसे संभालने के लिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन आराध्या ने बात को और बढ़ाते हुए कहा कि देखिए अंकल, ये आपके सामने ही मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार कर रहे हैं, वहां जाकर पता नहीं क्या करेंगे। अगर इन्होंने मुझे कहीं छोड़ दिया या कुछ कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। उसकी ये बात सुनकर माहौल एक पल के लिए भारी हो गया। दोनों बाप बेटे भी एकदम चौंक गए। विक्रम जी ने तुरंत उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अर्नव वैसा नहीं है और उसके साथ रहने से तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। अब यही तुम्हारा रिश्ता है और यही तुम्हारा पति। उधर अर्नव खामोशी से उसका पूरा नाटक देख रहा था। उसे साफ समझ आ रहा था कि वह उसके साथ जाने से बचने की कोशिश कर रही है। उसने जाते जाते कहा कि पापा, इसे अच्छे से समझा दीजिए और जब तक मैं वापस आऊं ये तैयार मिलनी चाहिए, वरना फिर मैं अपने तरीके से इसे तैयार करूंगा। उसकी आवाज में हल्की चेतावनी थी। ये सुनकर विक्रम जी ने उसे सख्ती से टोका और कहा कि वह नरमी से बात करे और अगर उसने आराध्या को तंग किया तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुनकर अर्नव ने सिर झटक दिया और वहां से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने आराध्या को एक तेज नजर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिसे देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। उधर आराध्या भी आखिरकार विक्रम जी के समझाने पर तैयार होने चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद जब अर्नव वापस आया तो उसने देखा कि आराध्या अपनी ही नहीं बल्कि उसकी भी पैकिंग कर चुकी थी। ये देखकर वह कुछ नहीं बोला, जल्दी से तैयार हुआ और फिर दोनों विक्रम जी से मिलकर सफर के लिए निकल पड़े। गाड़ी में बैठते ही कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक अर्नव ने गाड़ी चलाते हुए कहा कि तुम बहुत दोगली इंसान हो। ये सुनकर आराध्या चौंक गई और बोली कि इसका क्या मतलब है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? वह बाहर के नज़ारे देख रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गई। तब अर्नव ने उसकी नकल उतारते हुए कहा कि पापा के सामने कैसी मासूम बन रही थी, ये मुझे डांटते हैं। ये सुनकर आराध्या ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा कि तो क्या गलत कहा, आप हमेशा मुझे तंग ही करते रहते हैं। इस पर अर्नव हल्के शरारती अंदाज में मुस्कुराया और बोला कि अभी तो मैंने तुम्हें तंग किया ही नहीं, बल्कि तुम पर नरमी ही दिखा रहा था, तुम्हें छोड़ दिया था। असली तंग करना क्या होता है ये शायद तुम जानती भी नहीं हो। उसकी आवाज में अब पहले जैसी सख्ती नहीं बल्कि एक अलग तरह की चंचलता आ गई थी, जो माहौल को थोड़ा हल्का कर रही थी। अब आराध्या उसकी बातों का मतलब समझ गई थी और उसकी आंखों में जो हल्की सी शरारत और चमक थी, उसे देखकर उसने झट से नजरें झुका ली। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए और वह खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके यूं नजरें चुराने पर अर्नव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे उसकी ये मासूमियत पसंद आ रही हो। कुछ देर गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर अचानक आराध्या ने तेज आवाज में कहा कि गाड़ी रोको। उसकी आवाज में इतनी जल्दबाजी थी कि अर्नव ने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी साइड में रोक दी और हैरानी से पूछा कि क्या हुआ। तब आराध्या ने थोड़ी झिझक लेकिन उतनी ही मासूमियत के साथ कहा कि उसे गोलगप्पे खाने हैं। उसकी ये बात सुनकर अर्नव कुछ पल के लिए उसे घूरता रह गया और फिर दांत भींचकर बोला कि तुम सच में मुझे पागल कर दोगी, कैसी लड़की हो तुम। लेकिन आराध्या भी पीछे हटने वाली नहीं थी।
उसने उंगली उठाकर कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी या उसे डांटा तो वह अंकल से शिकायत कर देगी। ये सुनकर अर्नव ने मजाकिया अंदाज में डरने की एक्टिंग करते हुए कहा कि अरे मैं तो डर गया मैडम। लेकिन तभी उसकी नजर रियर मिरर पर पड़ी और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह पहले भी महसूस कर चुका था कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। उसने बिना कुछ कहे तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन आराध्या अपनी ही दुनिया में थी। वह फिर से जिद करने लगी कि गाड़ी रोको, उसे गोलगप्पे खाने हैं। इस बार अर्नव थोड़ा सख्त हो गया और बोला कि कुछ देर के लिए चुप रहो। इस पर आराध्या नाराज हो गई और फिर शिकायत भरे अंदाज में बोली कि वह बहुत बुरा है और उसे तो एक प्लेट गोलगप्पे भी नहीं खिला सकता। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तेज आवाज के साथ उसकी साइड का शीशा टूटकर बिखर गया। गोली सीधे शीशे को चीरती हुई निकली थी। ये देखकर आराध्या पूरी तरह डर गई। वह अपनी सीट से उछल पड़ी और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी अर्नव ने हल्के मजाक में कहा कि कैसे लगे गोलगप्पे मैडम। ये सुनकर आराध्या ने गुस्से और डर के बीच उसे घूरते हुए कहा कि क्या इस हालत में भी उसे मजाक सूझ रहा है। अर्नव ने मुस्कुराकर कहा कि उसे ऐसी फिल्मी सिचुएशन में मजा आता है। हालांकि अंदर से वह पूरी तरह सतर्क था और गाड़ी को बड़ी समझदारी से मोड़ते हुए तंग गलियों में ले गया ताकि पीछा करने वालों से पीछा छुड़ा सके। सच तो ये था कि उसे अपनी नहीं बल्कि आराध्या की ज्यादा चिंता थी। वह मन ही मन ये तय कर चुका था कि किसी भी हालत में उसे सुरक्षित रखेगा। उधर आराध्या अब भी घबराई हुई थी, लेकिन उसकी बातों से उसका ध्यान थोड़ा डर से हट गया था। उसने हैरानी से पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति में कौन मजा लेता है। इस पर अर्नव ने हंसते हुए कहा कि वह ऐसा ही है और अब उसे खुद ही तय करना होगा कि वह उसके साथ रह पाएगी या नहीं। कुछ देर बाद जब वह गाड़ी को वापस मेन रोड पर ले आया तो माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। तब आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा कि अब वह कर भी क्या सकती है, उसे तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा। ये सुनकर अर्नव हल्का मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी आराध्या को अचानक याद आया कि अभी अभी क्या हुआ था। उसने घबराकर पूछा कि वो लोग कौन थे और उनका पीछा क्यों कर रहे थे। इस पर अर्नव ने हंसते हुए बात टाल दी और कहा कि कुछ नहीं, गोलगप्पे वाले थे, तुम्हें गोलगप्पे खिलाने आए थे। ये सुनकर आराध्या ने उसे गुस्से से घूरा और बड़बड़ाते हुए कहा कि वह सीधा जवाब देना ही नहीं चाहता और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। लेकिन अब उसके मन में डर और सवाल दोनों एक साथ चल रहे थे। बाकी का पूरा रास्ता खामोशी में ही बीता। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन गाड़ी के अंदर एक अनकहा तनाव साफ महसूस हो रहा था। अर्नव बाहर से भले ही सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में लगातार वही हमला घूम रहा था। वह समझ चुका था कि ये सब सुनील का ही काम है और अब मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, बात जान लेने तक पहुंच चुकी है। उसने मन ही मन खुद को आने वाले हर खतरे के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि वह जानता था कि सुनील इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। काफी देर बाद जब वे अपने फ्लैट पहुंचे तो दोनों बेहद थक चुके थे। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वहां उनका इंतजार कर रहे इकलौते नौकर गोपाल काका सामने आ गए। उन्होंने आदर से उनका सामान कमरे में रखवाया और पानी देते हुए पूछा कि क्या खाना लगा दूं छोटे साहब। अर्नव थकान से सोफे पर गिरते हुए बोला कि हाँ चाचा लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। गोपाल काका सिर हिलाकर किचन में चले गए। उनके जाते ही आराध्या ने हल्की झिझक के साथ पूछा कि क्या वह भी यहीं रहते हैं। अर्नव ने आराम से लेटे लेटे जवाब दिया कि हाँ, किचन के पास वाला कमरा उन्हीं का है। लेकिन आराध्या के मन में अभी भी सवाल था। उसने फिर पूछा कि क्या वह अब भी यहीं रहेंगे। इस बार अर्नव उठकर बैठ गया और उसे गौर से देखने लगा। उसने गंभीरता से पूछा कि क्या कोई परेशानी है, ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। तब आराध्या ने धीरे धीरे अपनी चिंता जाहिर की। जब वह ट्रेनिंग पर होंगे और वह पूरे दिन घर में अकेली रहेगी, तो ऐसे में उनका यहाँ होना उसे थोड़ा असहज कर रहा है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये समझकर अर्नव ने नरमी से उसे समझाया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गोपाल काका बहुत पुराने और भरोसेमंद इंसान हैं और उनके रहते वह खुद भी निश्चिंत होकर ट्रेनिंग कर पाएगा।
ये सुनकर आराध्या ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसकी चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर पूछा कि अगर उसे कभी उससे तुरंत बात करनी पड़े तो वह कैसे करेगी। इस पर अर्णव ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी ये समस्या भी सुलझा देगा। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और थोड़ा आराम किया। अगले दिन अर्णव उसके लिए नया मोबाइल लेकर आया और उसमें अपना और विक्रम जी का नंबर सेव कर दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत संपर्क कर सके। उसने बिना डराए उसे सुरक्षा के कुछ जरूरी नियम भी समझा दिए और गोपाल काका को सख्त हिदायत दी कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा नहीं खोलना है। वह नहीं चाहता था कि आराध्या पहले से ज्यादा डरे, इसलिए उसने खतरे की असली वजह उससे छुपाकर रखी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अर्णव सुबह ट्रेनिंग के लिए जाता और शाम को लौटता, लेकिन इसके बावजूद वह आराध्या का पूरा ध्यान रखता, उसके लिए समय निकालता और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का भी ख्याल रखता। आज भी वह जल्दी घर लौट आया था, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वह उसे बाहर घुमाने ले जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि आराध्या अब भी तैयार नहीं हुई है, तो उसने हल्के गुस्से में पूछा कि वह अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। इस पर आराध्या ने चिढ़कर जवाब दिया कि उसे कौन सा कानून पास करने जाना है जो वह इतनी जल्दी तैयार हो। अर्णव ने उसके इस अंदाज को नजरअंदाज करते हुए याद दिलाया कि उसने उसे घूमने ले जाने का वादा किया था। इस पर आराध्या ने कहा कि उसने ये नहीं कहा था कि आज ही ले जाएगा। ये सुनकर अर्णव ने मुस्कुराते हुए हार मान ली और कहा कि ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। वो इस वक्त बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। आराध्या मुंह बनाते हुए उठी और तैयार होने चली गई। अर्णव ने टीवी ऑन कर लिया और चैनल बदलने लगा। कुछ देर पहले जहां मूवी चल रही थी, अब वहां न्यूज चल रही थी। वह इंतजार करता रहा, लेकिन तभी उसके सीनियर का कॉल आ गया, जिसमें उसे तुरंत आने के लिए कहा गया। तभी आराध्या भी तैयार होकर नीचे आ गई और उसे फोन पर बात करते देखकर चुपचाप सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। उसकी नजरें बार बार अर्णव पर जा रही थी, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो अब क्या होने वाला है। क्या हुआ, कौन था कॉल पर? आराध्या ने उसके चेहरे पर आई अचानक गंभीरता को देखते हुए पूछा। तो अर्णव ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि ट्रेनिंग कैंप से कॉल थी और सीनियर ने तुरंत बुलाया है, उसे अभी इसी वक्त जाना होगा। ये सुनते ही आराध्या का चेहरा उतर गया और वह नाराज होकर बोली कि बहुत अच्छे, पहले उसे तैयार करवाया और अब खुद जा रहे हो। उसके इस अंदाज में शिकायत भी थी और हल्की सी नाराजगी भी। अर्णव ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि ये उसकी मजबूरी है, लेकिन आराध्या अब भी गुस्से में थी। उसने मुंह फुलाकर कहा कि अब उसे दोबारा घूमने चलने के लिए मत कहना। इस पर अर्णव भी थोड़ा सख्त हो गया और बोला कि वह पहले ही बता चुका है कि उसे कभी भी जाना पड़ सकता है, इसलिए इस बात पर ऐतराज करना ठीक नहीं है। लेकिन आराध्या ने तुनक कर जवाब दिया कि उसे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि उसे तो सुकून मिलता है जब वह घर पर नहीं होता। यह सुनकर अर्णव को हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा कि अगर ऐसा है तो वह उसके जाने पर नाराज क्यों हो रही है। इस पर आराध्या झुंझलाकर बोली कि वह नाराज नहीं है, लेकिन उसके चेहरे की लालिमा और गुस्सा कुछ और ही कह रहे थे। अर्णव ने उसे छेड़ते हुए कहा कि वह तो बिल्कुल टमाटर जैसी लाल हो रही है। यह सुनकर आराध्या गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी और बोली कि वह उसके हाथों मारा जाएगा। अर्णव हंसते हुए पीछे हटने लगा, उसे जंगली बिल्ली कहकर चिढ़ाने लगा, लेकिन तभी अचानक आराध्या टेबल से टकराकर उसका संतुलन खो बैठी और सीधे अर्णव के ऊपर गिर गई। उस पल दोनों एकदम खामोश हो गए, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। आराध्या जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्णव ने अपनी बाहों में उसे थाम लिया और जाने नहीं दिया। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। आराध्या की धड़कनें तेज हो गई और वह घबराकर बोली कि छोड़िए, लेकिन अर्णव ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा कि छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। उसके शब्दों में एक अलग ही भाव था। माहौल कुछ पल के लिए पूरी तरह बदल गया। फिर आराध्या ने उसे याद दिलाया कि उसे जाना है। तब अर्णव ने हल्की सी आह भरते हुए कहा कि अगर उसका बस चले तो वह यहीं उसके पास रह जाए, लेकिन मजबूरी है। ये सुनकर आराध्या हैरान रह गई और बोली कि क्या वह ठीक है?
उसके इस बदले हुए लहजे ने उसे उलझन में डाल दिया था। अर्नव ने जैसे तैसे खुद को संभाला, अपने जज्बातों को दबाया और उसे छोड़कर बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से फ्लैट से निकल गया। उसके जाने के बाद आराध्या काफी देर तक उसी जगह बैठी रह गई। उसके मन में बार बार वही पल घूम रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और कमरे की तरफ बढ़ गई। वह कपड़े बदलने ही जा रही थी कि अचानक डोरबेल बज उठी। उसने सोचा कि शायद अर्नव वापस आ गया है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अजनबी लोगों को देखकर घबरा गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने हाथ डालकर दरवाजा रोक लिया और जोर से धक्का देकर अंदर आ गया। आराध्या डर गई और कांपती आवाज में पूछा कि वे लोग कौन हैं, लेकिन उन्होंने उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया। एक आदमी ने तुरंत रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। वह छटपटाई, लेकिन कुछ ही पलों में बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब अर्नव वापस फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजा खुला देखकर ही उसे कुछ गलत होने का अंदाजा हो गया। वह तेजी से अंदर भागा, लेकिन अंदर का हाल देखकर उसके कदम वहीं थम गए। हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे वहां जबरदस्ती की गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पागलों की तरह हर कमरे में दौड़कर देखने लगा, लेकिन आराध्या कहीं नहीं थी। जब वह वापस लॉन्च में आया तो उसकी नजर टेबल पर रखे एक कागज पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया, जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। हर लाइन के साथ उसका चेहरा और सख्त होता जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से में कागज को मुट्ठी में मरोड़ा और जमीन पर फेंक दिया। फिर बिना एक पल गवाए तेजी से बाहर निकल गया। उधर जब आराध्या को होश आया तो उसने खुद को अपने ही घर के कमरे में पाया। ये देखकर वह एकदम से घबरा गई और झटके से उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंची। तभी सामने खड़े सुनील ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि कैसी हो डियर। उसकी आवाज सुनते ही आराध्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसने घबराकर कहा कि सुनील भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन उसके मुंह से भाई शब्द निकलते ही सुनील का चेहरा बिगड़ गया। उसने चिढ़कर कहा कि उसे भाई मत कहा करो, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। उसकी ये बात सुनकर आराध्या और भी असहज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उसे चेतावनी दी कि वह अर्नव को नहीं जानता। अगर उसे पता चल गया तो वह उसे और महेश को छोड़ेंगे नहीं। इस पर सुनील हंस पड़ा और बोला कि वह तो बहुत डर गया है, अब पछताएंगे सब। ये सुनकर आराध्या समझ गई कि बातों से कुछ नहीं होगा। तभी सुनील ने कहा कि अब बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है और वह वही करेगा जिसके लिए उसे यहाँ लाया गया है। ये कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आराध्या ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए उसके हाथ पर जोर से दांत काट दिया। सुनील दर्द से चिल्लाकर पीछे हट गया। इससे पहले कि वह संभलता, आराध्या ने पास रखा लैंप उठाया और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। वार इतना जोरदार था कि सुनील लड़खड़ाकर बेड पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। मौका मिलते ही आराध्या भागती हुई दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही बाहर निकली, सामने से आते अर्नव से टकरा गई, जो उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंच चुका था। उसे देखते ही आराध्या की आंखों में राहत आ गई। अर्नव ने तुरंत उसे संभालते हुए पूछा कि वह ठीक है या नहीं, और बताया कि वह उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है। आराध्या ने घबराकर कहा कि अभी यहाँ से निकलना जरूरी है, लेकिन अर्नव गुस्से में था। उसने कहा कि पहले वह उस आदमी से हिसाब करेगा जिसने उसकी पत्नी को उठाने की हिम्मत की, मगर आराध्या ने उसे रोकते हुए कहा कि अगर वह ऐसा करेगा तो मामला बिगड़ सकता है और वह खुद मुसीबत में फंस जाएगा। तब अर्नव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब वह पहले जैसी डरपोक नहीं रही थी। उसने बताया कि सुनील उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए उसने बचाव में उसके सर पर लैंप मार दिया। ये सुनकर अर्नव ने अंदर झांका और देखा कि सुनील खून से लथपथ बेड पर पड़ा है। वह आराध्या की हिम्मत देखकर हैरान रह गया। जो लड़की पहले उसके गुस्से से डर जाती थी, आज उसी ने अपने दुश्मन को सबक सिखा दिया था। आराध्या ने डरते हुए कहा कि अब जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वह दोबारा किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में लेकर भरोसा दिलाया
कि उसके रहते उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन आराध्या ने उंगली दिखाकर कहा कि अगर वह जेल गई तो उसे नहीं छोड़ेगी। उसकी इस बात पर भी अर्नव हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला कि कोई उसे जेल नहीं ले जा सकता क्योंकि वह एक फ्यूचर एसपी की पत्नी है। इस पर आराध्या ने तुरंत उसे टोक दिया कि अभी वह बना नहीं है। दोनों के बीच ये हल्की नोकझोंक माहौल को थोड़ा हल्का कर गई। लेकिन तभी अर्नव को अजीब लगा कि वहां और कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। आराध्या ने भी सतर्क होकर कहा कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। तभी उसे अचानक ख्याल आया कि उसने पूछा कि वह यहाँ तक कैसे पहुंचा, उसे कैसे पता चला कि वह यहीं है। लेकिन उससे पहले कि अर्नव कुछ जवाब देता तभी दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुस आए और दोनों को देखकर गरजते हुए बोले कि ये लड़की बाहर क्या कर रही है और तुम कौन हो। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और माहौल एक बार फिर खतरे से भर गया। मैं तुम लोगों का बाप हूं, अर्नव ने तेज नजरों से घूरते हुए कहा। एक झटके में आराध्या को अपने पीछे कर लिया, जैसे किसी दीवार की तरह उसके सामने खड़ा हो गया हो। माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ था, लेकिन आराध्या अपनी आदत से मजबूर थी। उसने बिना स्थिति की गंभीरता समझे अर्नव का कंधा पकड़कर उसे हिलाते हुए ऊंची आवाज में कहा, क्या आप पहले से शादीशुदा थे? आपने इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए वहां खड़े गुंडे भी हैरान रह गए, लेकिन अर्नव का धैर्य जवाब देने लगा। उसने झुंझलाकर कहा, तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? इस पर आराध्या ने तुरंत रोनी सूरत बना ली और शिकायत करते हुए बोली, आपने मुझे फिर डांट दिया। उन दोनों की ये नोक-झोंक देखकर सामने खड़े गुंडे भड़क उठे। उनमें से एक ने गुस्से में बंदूक निकाल ली और गरजते हुए बोला, अब तुम दोनों का बैंड बजाना पड़ेगा। लेकिन आराध्या फिर भी नहीं रुकी। उसने उसे घूरते हुए कहा, खबरदार जो बीच में बोला, नजर नहीं आ रहा पति पत्नी बात कर रहे हैं। उसकी इस बात पर अर्नव ने धीरे से उसके कान के पास कहा, आराध्या वो गुंडे हैं, उनके हाथ में गन है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही। उसकी आवाज में चेतावनी थी। लेकिन आराध्या की हरकतें देखकर वह खुद भी परेशान हो चुका था। इसी बीच एक गुंडे ने अचानक ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी उनकी तरफ आई, लेकिन अर्नव पहले से सतर्क था। उसने फुर्ती से आराध्या को अपनी तरफ खींचा और खुद को घुमाकर दोनों को बचा लिया। गोली उनके पास से गुजरती हुई दीवार में जा धंसी। गोली की आवाज सुनते ही आराध्या डर से कांप उठी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए, जैसे पूरी दुनिया से खुद को छुपा लेना चाहती हो। अर्नव ने उसे देखा और तंज कसते हुए कहा, अब क्या हुआ? अभी तो बहुत बहादुरी दिखा रही थी, जाओ अब उनसे जाकर झगड़ा करो। लेकिन उसके शब्दों के पीछे छिपी चिंता साफ महसूस हो रही थी। अगले ही पल वह पूरी तरह एक्शन में आ गया। उसने तेजी से जवाबी हमला किया, गुंडों को संभालने लगा। उसी वक्त दूरी से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। ये वही मदद थी जिसे अर्नव पहले ही बुला चुका था। कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंच गई और दोनों गुंडों को काबू में कर लिया। अर्नव ने इंस्पेक्टर अजय सिंह की ओर देखते हुए कहा, इनका सरगना ऊपर जख्मी पड़ा है, उसे भी पकड़ लीजिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने 2 कांस्टेबलों को ऊपर भेजा, जिन्होंने सुनील को घायल हालत में पकड़कर नीचे लाया। उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था, सिर से खून बह रहा था। इंस्पेक्टर ने औपचारिक लहजे में कहा, अर्नव साहब, आपको और मैडम को भी हमारे साथ थाने चलना होगा, बयान दर्ज करना है। अर्नव ने बिना बहस किए हामी भरी और आराध्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि अब सब ठीक है। पुलिस ने सुनील को अस्पताल भेजने का आदेश दिया। फिर सभी वहां से निकल गए। आराध्या एक बार पीछे मुड़ी और अपने पापा के घर को देखा। उसकी आंखों में यादें तैरने लगी। वही घर जहां कभी वह सुरक्षित महसूस करती थी, आज डर और दर्द की यादों से भर चुका था। चलो, अर्नव की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस खींच लिया। वह चौंकी और चुपचाप उसके साथ बाहर आ गई। रास्ते में कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर अर्नव ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम जानती हो मैं इतनी जल्दी तुम्हें कैसे ढूंढ पाया? आराध्या ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं भी यही पूछ रही थी। अर्नव ने उसकी गर्दन में पहनी चैन की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लॉकेट की वजह से। आराध्या हैरान रह गई। उसने लॉकेट को हाथ में लेते हुए कहा,
लेकिन ये तो पापा ने मुझे दिया था। अर्नव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तब ये सिर्फ लॉकेट था, लेकिन मुंबई आने के बाद मैंने इसमें एक छोटा सा ट्रैकर लगवा दिया था। फिर उसने उसे याद दिलाया कि रास्ते में उन पर जो हमला हुआ था वो भी सुनील ने ही करवाया था। उसी वक्त उसे अंदाजा हो गया था कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने कहा कि मैं जानता था कि वह तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इसी ट्रैकर की मदद से मैं तुम्हारी लोकेशन तक पहुंच पाया और सही समय पर वहां पहुंच गया। फिर वह थोड़ा रुककर बोला, लेकिन अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाती और सुनील को जख्मी नहीं करती तो शायद मैं देर से पहुंचता और बहुत कुछ गलत हो सकता था। उसके चेहरे पर गर्व की हल्की मुस्कान थी। उसने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी बीवी ने अपनी इज्जत के साथ साथ मेरी अमानत की भी हिफाजत की। आराध्या ने उसकी बात सुनी, लेकिन फिर गंभीर होकर पूछा, अगर आप देर से पहुंचते और मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो आप क्या करते? अर्नव की आंखें अचानक सख्त हो गई, उसकी आवाज भारी हो गई। उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तब मैं उसे अपने हाथों से मार देता। उसके शब्दों में ऐसा जुनून था कि आराध्या एक पल के लिए सहर गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ चलती रही। कुछ देर बाद वे थाने पहुंचे, जहां आराध्या ने अपना बयान दर्ज कराया। कैसे सुनील ने उसका अपहरण किया, उसे उसके ही पिता के घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और कैसे उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद उसका सामना किया और आत्मरक्षा में उसे घायल कर दिया। इंस्पेक्टर ने आराध्या की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। वह बीच बीच में उसकी हालत भी देख रहा था, क्योंकि साफ समझ आ रहा था कि वह अंदर से पूरी तरह डर चुकी है। हर शब्द जैसे उसके लिए भारी हो रहा था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर सब सच बता दिया। इंस्पेक्टर ने उसका बयान ध्यान से लिखवाया, सारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की और फिर शांत स्वर में उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन बाहर निकलते वक्त भी आराध्या के कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे उसका शरीर तो संभल गया हो मगर मन अभी भी उस डरावने अनुभव में फंसा हुआ हो। अर्नव यह सब देख रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ऐसा जख्म था जो समय लेकर ही भरेगा। इसलिए उसने बिना कुछ कहे उसे अपने साथ लिया और सीधे राठौर हाउस पहुंच गया, जहां विक्रम जी उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विक्रम जी को पूरी घटना का पता चला, उनका धैर्य टूट गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखें सख्त हो गई और आवाज में ऐसा कंपन आ गया जैसे वह अपने अंदर उठते तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने गुस्से में पूछा कि ये सब उनसे पहले क्यों छुपाया गया। उनके शब्दों में सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि दर्द भी था, एक दोस्त को खोने का दर्द और अब उसकी बेटी के साथ हुई इस घटना का अपमान। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब वह महेश के साले को किसी भी हालत में बचने नहीं देंगे। उन्होंने साफ कहा कि चाहे आराध्या सही सलामत वापस आ गई हो, लेकिन जिस तरह उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसके लिए दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो मिसाल बन जाए। उनके दिल में राघव की मौत का घाव अभी भी ताजा था और उन्हें पूरा यकीन था कि उस मौत के पीछे भी वही लोग जिम्मेदार हैं, महेश और उसका साला सुनील। अर्नव ने उन्हें इस हालत में देखा तो आगे बढ़कर उनका कंधा थाम लिया। उसने उन्हें बिठाया और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह इस मामले को यूं ही नहीं जाने देगा। उसने कहा कि जिसने उसकी पत्नी की तरफ बुरी नजर उठाई है वो उसे हर हाल में सजा दिलवाकर रहेगा। उसके शब्दों में गुस्सा भी था और एक जिम्मेदारी का एहसास भी। लेकिन इसके बाद उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो काफी समय से उसके मन में था। उसने धीरे से पूछा कि आखिर महेश और सुनील के प्रति इतनी नफरत क्यों है और क्यों उन्हें राघव की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। विक्रम जी कुछ पल चुप रहे, उनकी आंखें जैसे अतीत की किसी दर्दनाक याद में खो गई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि वह सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले एक वादा चाहिए कि सच्चाई जानने के बाद अर्नव आराध्या के बारे में अपने मन में कोई गलत सोच नहीं लाएगा। वह उसे उसी तरह अपनाए रखेगा जैसे अब तक रख रहा है। अर्नव ने बिना एक पल गवाए ये वादा कर दिया। उसने साफ कहा कि आराध्या उसकी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी है और वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा।
तब विक्रम जी ने वो सच बताना शुरू किया जिसे वह इतने समय से अपने दिल में दबाए बैठे थे। उन्होंने बताया कि सुनील बचपन से ही बिगड़ा हुआ और गलत संगत में रहने वाला इंसान था। उसे ना किसी की इज्जत की परवाह थी, ना रिश्तों की। उसका ज्यादातर समय अपनी बहन के घर पर ही बीतता था और वहीं रहते रहते उसकी नज़र आराध्या पर पड़ गई थी। शुरू में ये सिर्फ एक गलत नज़र थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी गंदी सोच में बदल गई। एक दिन वह अपने कुछ ऐसे दोस्तों को घर लेकर आया जो खुद भी गलत इरादों वाले थे। उनमें से एक ने आराध्या को देखकर बेहद घटिया बात कही। उसने उसे पैसों के बदले इस्तेमाल करने की बात कही। यह सुनकर जहां किसी भी इंसान को गुस्सा आना चाहिए था, वहां सुनील ने लालच में आकर उस बात को मान लिया। इतना ही नहीं, महेश की पत्नी ने भी अपने भाई का साथ दिया। उसने एक साजिश रची और बहाने से आराध्या को अपने घर बुलाया। उसका इरादा साफ था कि उसे अपने भाई और उसके दोस्तों के हवाले करना है। ये एक ऐसा विश्वासघात था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसी वक्त राघव वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी बेटी को उस नरक से गिरने से बचा लिया, लेकिन जो उन्होंने देखा और समझा वो उनके लिए किसी भी इंसान के सहने से बाहर था। अपने ही खून के रिश्तों से मिले इस धोखे ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब उन्होंने ये बात अपने भाई महेश को बताई। उन्हें उम्मीद थी कि वह उनका साथ देगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। महेश ने उनकी बात मानने की बजाय अपने साले और पत्नी का बचाव किया और राघव को ही गलत ठहराने लगा। ये विश्वासघात राघव के लिए असहनीय था। उनका दिल इस सदमे को सह नहीं पाया। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जाते जाते उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी विक्रम जी को सौंप दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वही उसे सुरक्षित रख पाएंगे। ये सब बताते हुए विक्रम जी की आवाज भरा गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों का दर्द आज शब्दों में बाहर आ रहा था। अर्णव ये सब सुनकर स्तंभ रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई गई। उसने धीरे से पूछा कि ये सच उससे पहले क्यों नहीं बताया गया। विक्रम जी ने भारी मन से कहा कि उन्हें डर था। डर इस बात का कि कहीं वह आराध्या को गलत ना समझ ले, कहीं वह भी दुनिया की तरह उसे दोष ना देने लगे। लेकिन अर्णव ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने साफ कहा कि भले ही उसने शादी मजबूरी में की थी, लेकिन अब उसने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया है। उसने कबूल किया है कि पहली बार जब उसने आराध्या का चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह वही लड़की है जिससे वह पहले मिल चुका है। वही लड़की जिसने अनजाने में उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। उसने बताया कि वह उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिली, इसलिए उसने ये बात किसी से नहीं कही। जब विक्रम जी ने उससे शादी के लिए कहा तो वह तैयार नहीं था, लेकिन उनकी बात टाल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने मजबूरी में हाँ कर दी। लेकिन जब शादी के बाद उसने घूंघट उठाया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सामने वही लड़की थी, उसकी अधूरी मोहब्बत जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आवाज में सच्चाई थी, एक अपनापन था और एक गहरी मोहब्बत थी। ये सुनकर विक्रम जी के चेहरे पर सुकून आ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सारे डर खत्म हो गए हों। उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। उस एक पल में जैसे सब कुछ थम गया। दर्द, गुस्सा, डर सब पीछे छूट गया। अब बस एक सुकून था, एक भरोसा था कि उन्होंने जो फैसला लिया वो सही था और आराध्या अब सच में एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसे समझेगा, उसे संभालेगा और हर हाल में उसका साथ देगा। उधर आराध्या सिर दर्द के कारण चाय बनाने के लिए धीरे धीरे किचन की तरफ आई थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से आती आवाजों ने उसके कदम रोक दिए। वो बिना अंदर गए ही वहीं ठिठक गई और अनजाने में अर्णव और विक्रम जी की पूरी बातचीत सुनने लगी। जैसे जैसे अर्णव अपनी भावनाएं जाहिर कर रहा था, आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहली बार उसकी आवाज में इतनी सच्चाई, अपनापन और मोहब्बत महसूस की थी। जब उसने ये सुना कि अर्णव उसे पहले से चाहता था, उसे पहली बार देखकर ही उससे प्यार कर बैठा था और किस्मत ने ही उन्हें इस रिश्ते में जोड़ा है, तो उसकी सांसें जैसे थम गई। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया, आंखों में चमक आ गई और होठ हल्के से कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह
इस एहसास को कैसे संभाले। वह जल्दी से अंदर चली गई ताकि उसे सुनते हुए ना देख ले। कमरे में बैठे विक्रम जी ने उसकी आहट पहचान ली थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अर्नव की ओर देखा और इशारे से बता दिया कि आराध्या सब सुन चुकी है। अर्नव के होठों पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई और वह बिना कुछ कहे किचन की ओर बढ़ गया। इधर विक्रम जी आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन बोले कि उन्होंने अपने दोस्त से किया वादा पूरा कर दिया और उनकी बेटी को एक सच्चे और काबिल जीवन साथी के हवाले कर दिया है। उनकी आंखें नम जरूर थी लेकिन दिल में सुकून था। किचन में खड़ी आराध्या खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी मगर उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। वह कभी कप उठाती फिर रख देती, कभी चीनी डालना भूल जाती। उसका ध्यान पूरी तरह भटक चुका था। तभी पीछे से अर्नव की आवाज आई, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। उसकी आवाज सुनते ही आराध्या चौंक गई और तुरंत नजरें झुका ली। कहाँ जाना है? उसने धीमी आवाज में पूछा। बस चलो, ज्यादा सवाल मत करो। अर्नव ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही आराध्या का दिल और तेज धड़कने लगा मगर उसने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर आराध्या एकदम से रुक गई। पूरी छत खूबसूरत रोशनी से सजी हुई थी। चारों तरफ फूलों की महक फैली हुई थी और बीच में एक टेबल पर केक रखा था। हल्की हवा चल रही थी जिससे माहौल और भी खास लग रहा था। ये सब क्या है? उसने हैरानी से पूछा। अर्नव उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आई लव यू आराध्या, क्या तुम अपनी जिंदगी की हर खुशी और हर दुख मेरे साथ बांटना चाहोगी? उसने एक खूबसूरत अंगूठी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। ये सुनते ही आराध्या का चेहरा और लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और हल्के से मुस्कुरा दी। उसकी ये मासूम हरकत देखकर अर्नव हंस पड़ा। वह उठकर उसके पास आया और उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो? तुम वो हो जिसे मैंने बिना जाने ही चाहा और भगवान ने तुम्हें मेरे जीवन में सबसे अनमोल तोहफे की तरह भेज दिया। उसकी आवाज में सच्चाई थी, गहराई थी और एक अजीब सा सुकून भी। आराध्या ने भी धीरे से अपना सर उसके सीने पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। आप भी मेरी जिंदगी में भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा हो, उसने धीरे से कहा। दोनों कुछ देर तक यूं ही खामोश खड़े रहे जैसे समय थम गया हो। हवा हल्के हल्के बह रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था जिसमें सिर्फ उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। अर्नव ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसके चेहरे को देखने लगा। आराध्या हल्की सी घबरा गई और थोड़ा पीछे हट गई। पागल हो गए हो क्या? कोई ऐसे खुले में? उसने झेंपते हुए कहा। अर्नव मुस्कुराया और बोला, तो फिर अंदर चले? ये सुनकर आराध्या और ज्यादा शर्मा गई। अगले ही पल अर्नव ने उसे गोद में उठा लिया। अर्नव नीचे उतारो मुझे, वो हल्के से बोली मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब नहीं, बहुत इंतजार कर लिया मैंने, उसने हंसते हुए कहा और उसे कमरे में लेकर आ गया। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और लाइट धीमी कर दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और माहौल बेहद शांत। आराध्या उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब झिझक के साथ साथ भरोसा भी था। वो हल्के से हंस पड़ी और बोली, मुझे समझ नहीं आता तुम इतने दिन खुद को कैसे रोक पाए? अर्नव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मत पूछो, बहुत मुश्किल से खुद को रोका है मैंने, लेकिन अब नहीं। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब खींच लिया। इस बार आराध्या ने कोई विरोध नहीं किया बल्कि आंखें बंद करके खुद को उसके भरोसे छोड़ दिया। बाहर आसमान में चांद और सितारे चमक रहे थे जैसे इस पल के गवाह बनकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। उनका ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही प्यार, भरोसे और साथ से भरा रही। दोस्तों, आज की ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें आगे और भी अच्छी कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसके किरदार और उनकी प्यारी सी लव स्टोरी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।